भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत दिया? ये तो क्या दिन हम बताए ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति, ये बताए थे ना। इसमें कोई डाउट? फिर से बोलने कोई जरूरी? चलिए अब समझिएगा, आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि जब डलहौजी 1848 में बन करके आया था गवर्नर जनरल, तो उन्होंने एक नीति लाया। नीति लाया क्यों, समझिएगा पहले कि राजा का जब आयु समाप्त होता था तो राजा, जिस राजा को अपना बेटा था तो वो अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था। मतलब राजा खुद बूढ़ा हो गया तो अपना बेटा को फिर राजा बना देता था, ठीक है। लेकिन कुछ राजा ऐसा था जिसको अपना बेटा नहीं था, माने वो राजा निपुत्र था, समझा कि नहीं है, पुत्र उसको अपना नहीं था। तो उस कंडीशन में वो राजा क्या करता था कि दूसरे बच्चों को गोद लेता था, और गोद लेने के बाद फिर वो बड़ा होता था तो फिर उसे क्या करता था, अपने जगह पर राजा बना देता था। जब डलहौजी आया 1848 में, वो कहा कि ये खेला नहीं चलेगा, जब अपना बेटा नहीं है तो दोसर के बेटा लेके बेटा वाला कहलाइएगा, समझ में है कि नहीं है। तो दोसर को गोद लेकर के आप राजा नहीं बनाइएगा। जब तक आप राजा हैं, आपका अपना अगर पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, तो वो राजा नहीं बनेगा। आप जब तक राजा है राजा रहिए, आप समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, हराए जाएंगे, तो वो क्षेत्र जो हो जाएगा वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। चाहे तो अपना मन से मिलाने दीजिए, नहीं तो मार कूट के हम मिला लेंगे, सीधा बात, समझ में है कि नहीं है। तो इसी सिद्धांत को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति। क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाह रहा था कि अंग्रेज को दे, तो अंग्रेज जबरदस्ती, ये डलहौजी जबरदस्ती मिला लेता था, इसीलिए करके इसको कहा गया हड़प नीति। क्या कहा गया? हड़प नीति। समझ में आया बात कि नहीं आया? चलिए अब देखिए, हड़प नीति के तहत किसको पहले मिलाया गया? सबसे पहले सतारा को मिलाया गया 1848 में। सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ है? महाराष्ट्र। आपको आंदोलन में भी शायद बताए होंगे, बताए थे ना। तो उसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इसको 1849 में मिलाया गया। बघाट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और सिक्किम, दोनों को मिलाया गया 1850 में। और सिक्किम को जो मिलाया गया था ना, डॉक्टर के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगा था, इसीलिए मिला लिया था। इसका मतलब समझाया नहीं ना। एक गांव घर में कहावत हुआ करता था कि काने के मुंह तो आंख में गरल खुट्टी, है कि नहीं। तो वही बात है कि इसको हड़पने का मन हुआ करता था तो बहाना ढूंढता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि कैसे इसका साम्राज्य छीन ले। कोई ना कोई नहीं कहता कि गांव घर में लड़ाई के लिए खोज खोजता है, वही खोज रहा था। सिक्किम में क्या हुआ कि 2 गो अंग्रेजी डॉक्टर था, अंग्रेज डॉक्टर। तो अंग्रेज डॉक्टर था तो किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी इस डॉक्टर के द्वारा। तो इस लापरवाही के कारण अभी भी देखते इलाज करता है डॉक्टर, पेशेंट के गार्जियन को लगता है सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, पेशेंट मर जाता है तो तोड़ फोड़ हॉस्पिटल में कर देता है, डॉक्टर को मारने और उड़ने लगता है। तो उस समय भी इसी आधार पर डॉक्टर के साथ कुछ वहाँ के लोग ना दुष्व्यवहार किया, मतलब मारपीट करने का कोशिश किया। इतना को बात चलती, अंग्रेज क्या किया, इतना को बात चलती, अंग्रेज क्या किया, पूरा सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये सिक्किम को लोग का है अंग्रेजी डॉक्टर को माला, समझ के नहीं है। तो इस तरह से सिक्किम को क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बताइए कोई कारण बना? एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे, एक तो कोई आधार नहीं है, बताइए कोई मतलब है इसका। चलिए अब देखिएगा उदयपुर। अच्छा उदयपुर कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। उदयपुर पूछेगा, उदयपुर एमपी, उदयपुर, उदयपुर तो राजस्थान, राजस्थान। और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तब बिहार, चंपारण, पश्चिमी चंपारण,
समझ में आया कि नहीं आया? और टेस्ट में भी शायद ये सवाल डाला गया था, अगर याद हो तो। सब लोग राजस्थान मार के पूरा गदगद में थे। चलिए, उसके बाद देखिए 1852 ईस्वी में झांसी, 1853 में नागपुर, 1800 एक मिनट उल्टा बोल दिया हम। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में क्या कर लिया गया? नागपुर भी महाराष्ट्र में मिला लिया गया। और सबसे अंतिम में जाकर के 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके, मतलब शासन बढ़िया से नहीं कर पा रहा। बताइए कोनो मतलब हुआ? तुम लाया था ये नियम कि बेटा नए है तो मिला लेंगे, अब कहता है शासन नहीं बढ़िया करता तैयो मिला लेंगे, डॉक्टर को तो नहीं मार लिया तैयो मिला लेंगे। समझ की नहीं बात? मतलब किसी तरह से हर हाल में मिला लेना है। तो इस 1856 में जो अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं वो सारे क्षेत्र आता था, उसको 1856 में अंतिम में मिलाया। तो ये दोनों सवाल अधिक पूछा जाता, सबसे पहले किसे मिलाया, सबसे अंतिम में, और सबसे अंतिम में मिलाया तो किस आधार पे मिलाया। और इस समय अगर पूछा जाएगा कि जिस समय अवध को मिलाया गया था शासक कौन था उस समय, वाजिद अली शाह, ये शायद आपको इस सेट में लिखा हुआ है। हाँ, और लखनऊ उसकी राजधानी थी, यही ना। चलिए 1850 करिए इसको, 1850 उसको सही करिए, ठीक है। हाँ, जो बच्चा सेट लेकर के गदगद में है ना कि क्लास नहीं हो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, तो पता चल जाएगा उसको। 1850 यहाँ पर 1550 लिखल रहेगा, यहाँ पर 1850 लिखल रहेगा, ओकर दिमाग तो एकदम चकरिया जाएगा, है कि नहीं। तो 1850 इसमें सिक्किम के डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप पर क्या कर दिया, लगाया गया और उससे क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ और इसी समय लॉर्ड वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। ये बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है सीजीएल वाले में कि निम्नलिखित में से लोअर बर्मा यानी निचली बर्मा को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मिलाया गया था। तो याद रखेंगे हम लोग डलहौजी, और कब मिलाया गया, 1852 में, और किस युद्ध के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय, ठीक है। चलिए, इतना पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। पीगू आदमी का नाम नहीं है, जगह का नाम है, जगह का पीगू, ठीक है, पीगू जगह का नाम था। और इस समय जो मिलाने वाला अंग्रेजी सेनापति था उसका नाम था यंग हसबैंड। क्या नाम था, यंग हसबैंड। क्या बोले, उस पर राज करता था। हाँ हाँ हाँ, लड़ता था। आपको बताया ना यहाँ पर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। बर्मा का शासक लड़ा लेकिन हार गया अंग्रेजों के सामने। कोई हाँ, झांसी की रानी हार गई, आप जानते हैं ये, झांसी की रानी हार गई। जितना भी क्षेत्र है, नागपुर का जो शासक था, सतारा का जो शासक, सब हार गया। और हारने का कारण हुआ करता था क्योंकि सब अलग अलग अपने में अपने लड़ते रहता था। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका तो काम ही था फूट डालो शासन करो। पहले दूगों को लड़वा देता था और जब लगता था एकदम दुश्मन हो गया, एक दूसरे को कहियो जीवन में मदद नहीं करेगा, तब एक पर आक्रमण कर देता था। और क्योंकि भारतीय जितना भी राजा था, उसका जितना भी सेना था, जितना भी हथियार था, वो पारंपरिक हथियार था, ना उतना प्रशिक्षित था और ना ही उतना उसके पास सुविधा था, जिसके कारण उसके अलावा वहाँ के शासक इतना मजबूत उस समय तक नहीं रह पाए कि परमानेंट सेना भी रख पाए। जब जरूरत पड़ा, झगड़ा का जरूरत पड़ा, तो सेना को बुला लाया, भर्ती कर लिया, 6 महीना लड़वाया, लगा कि अब चाहे तो सम्राट चला जाए या बच गया तो फिर सेना को हटा देता था आधा को। मतलब परमानेंटली रखता ही नहीं था, सेना कम कर देता क्योंकि खर्च कम करने के लिए। तो उतना ताकतवर था नहीं। जबकि ये अंग्रेज जो था यूरोपीय था, ब्रिटेन का था, तो उसके शासन टेक्नोलॉजी उस समय उसके पास उस समय भी टेक्नोलॉजी यहाँ की अपेक्षा अधिक था। समय कि नहीं है? उसके पास उस समय भी मिसाइल हुआ करता था, उस समय उसके पास तोप हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो राजा का जो सेना हुआ करता था, ये तलवार से लड़ने जाता था, वो गोलियाँ मार देता था। पास में जाइएगा तब तो तलवार चलाइएगा, और वहीं से गोली मार देगा तब क्या करिएगा। तो इसीलिए करके टिक नहीं पाता था।
और जो राजा हार जाता था ना, आपको बताए थे वेलेस्ली की सहायक संधि, उसको बोलता था कि रेजिमेंट रखो। रेजिमेंट का मतलब समझते हैं? तुमको हम पंगु बना देंगे कि तुम अपना सेना खत्म करो, तुमको हम तभी मत, जैसे राजा हारने लगता था ना, जैसे कि एक राजा है, मान लीजिए कि एक कोई राजा है, ठीक है, और भी कोई राजा है, और यहाँ पर अंग्रेज हो गया, अंग्रेज, ठीक है। ये राजा जो है ना थोड़ा सा ना मजबूत राजा है, और ये है तनिक कमजोर, और अंग्रेज तो जानबे करते हैं महाशक्ति है कि नहीं। अब देखिए ये ना मुलुड़ मुलुड़ मुंह देखत रहता था। हाँ, दो जैसे ना, कोई कोई दो लड़ता है तो तीसरा फायदा ले लेता, ये फायदा लेने के चक्कर में रहता था। ये दोनों को पहले क्या किया, उसका को लड़ा दिया, समझ रहे कि नहीं। इसको भी कुछ बोल देता था, अरे उसका क्षेत्र देखो कितना लंबा हो गया, तुम अभी राजा था, इतने कुछ क्षेत्र अभी तक, तनिक चाहता था बिथड़ जाए, समझ कि नहीं है। ये भी चाहता था, इसको भी कहता, अरे तोरा बगल में इतना कमजोर है, मार के तुरंत मिला लेता, तुम तोरा सामने राजा है, तो वो तो तुम मतलब वो राजा बनने लायक है नहीं, इतना तो तुम्हारा सेनापति काम करता है, इतना ताकतवर है, चल, समझ कि नहीं। बस फरियाने आ गया, आई मुलुड़ मुलुड़ देख रहा है, और जो ही हारने लगता था तो ये आता था फिर इसके पास। ये आप ही ने बोले थे हमको कि तनी क्षेत्र बढ़ा लो, देखो हमको मार रहा, तनी हमरा बचा लीजिए, मतलब हमको सेना दीजिए, बचा लीजिए हमको। तब ये अंग्रेजवा कहता था कि ऐसे नहीं बचाएंगे, तोहर बताओ सेना जो है ना कोई काम का है, तोहर सेना अपन हार जा रहा है, तुम फालतू में पर खर्चा कर रहा है, ऐसा करो तुमको तभी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा सेना जाएगा ना तो तोरे सेना जैसे कोढ़िया हो जाएगा, तो हमारा सेना तभी तोरा मदद करेगा जब तुम अपना सेना को ख़त्म कर दो, और हमारा ही सेना जाएगा तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे बदले में, और तुम अपना सेना क्या कर दो, ख़त्म कर दो। और अभी नहीं लड़ने के लिए जाएगा, सब दिन के लिए तोरा राजधानी में बैठल रहेगा, और बदले में क्या करना है कि तुम अपना सेना खत्म कर लो, और बदले में क्या करना, इसका जितना खर्च होगा ना वो हमको दे देना। खर्च होगा 10 रुपया, तो इससे मांगता था 15 रुपया, समझ कि नहीं है। अब राजा के जान पर है, क्योंकि अगर ये राजा इस सहायता नहीं लेता तो इस पूरा क्षेत्र किसके पास आ जाता, बी के पास आ जाता। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये राजा सोचता था चलो कोई बात नहीं, खर्चे देना, कम से कम साम्राज्य तो बच जाएगा। ऐना हुआ सही में राजा तो मतलब इतना ब्रेंड वॉश कर देता था कि ये राजा तो तुम्हारा सेना तो कोई काम का है नहीं, पैसा खर्च हो रहा, हार भी जा रहा था, ऐसा सेना रखने से क्या फायदा। तो तुम्हारे यहाँ जो बैठ के सेना रहेगा, इसी सेना को कहा गया रेजिमेंट। क्या कहा गया, तुम अपना सेना क्या कर दो, खत्म। ये राजा क्या करता था, अपना सेना खत्म कर लिया और चल गया अंग्रेजी सेना इसके पास। अब अंग्रेजी सेना जब इसके पास चला गया तो ये राजा क्या किया, अब बताते हैं। अंग्रेज क्या किया, ये अपना सेना लेकर के इस पर अधिकार कर लिया, एक को क्या कर दिया, हरा दिया। एक को हरा दिया तो एक का साम्राज्य अब किसके पास, बी के पास नहीं। इन्हें सोचिएगा कि बी के लिए लड़ा तो बी को दे देगा, नहीं। ये अंग्रेज क्या करता था कि अपना साम्राज्य, बोला जीते हमें न हैं तो हर साम्राज्य सुरक्षित है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जीते हम हैं, मार धार हम खाए हैं, तो मार खाए हम तो फायदा लेगा कौन, हम। तो ये क्या करता था, ए वाला को मिला लिया। चलिए देखिए, एगो गोल हो गया, इसका हो गया ना। अब देखा, बताइए, अब ये राजा को कुछ दिन तक न रहने देगा, क्या करेगा तो कहेगा कि जो मैंने गड़बड़ा जाएगा, नहीं कहेगा कि एहसान वाला काम गड़बड़ा दिया। तो अब देखिए ये क्या करेगा अंग्रेज, अब देख लिया इसका सेना खत्म, इसके पास तब सेने नहीं है, अब किस पर भी निर्भर है, बताइए, इसको पंगु बना देगा कि नहीं बना दिया। अब अंग्रेज क्या करता था, जो ही मिल गया ना तो ही फिर कहता था चल आता हूँ छोड़ जगह, समझ में कि नहीं है। अब बताइए इसके पास सेना है, अंग्रेजी सेना है इसके पास है, अब जल्दी में कैसे बनाएगा इस सेना तुरंत में। इसको भी मार कूट करके कि पेंशन तोरा देंगे, तोरा राजा की तरह रखेंगे, बैठ खाली, पेंशन देंगे, खिलाएंगे, लेकिन शासन हम करेंगे। क्या करेगा बेचारा, सेना तो है नहीं, लड़ेगा नहीं, लड़ेगा, बात मान लेता था। दोनों गोल हो गया इसका, समझ में कि नहीं है। ये टेक्नोलॉजी चलता था, ये भी गया, ये भी गया, समझ में कि नहीं है। तो क्या बोले, नहीं नहीं वो तेज था ना, हाँ
अगर कमजोर पर पहले कर लेता तब क्या होता, ये राजा इस पर अंग्रेज पर करता तो इसको, हाँ हाँ फूट डालो, यही तो नीति था उसका। इसीलिए देखते हैं, हे देखिए इतनी गो पानी में अटकल अंग्रेज, है देखिए इतनी गो नहीं है देखिए इतनी गो है ना, इतनी गो है। मालदीवो इतना, मालदीव कहते हैं ये, अपना अंडमानो निकोबार इतना गो नहीं है। और ये समझ जाइए कि लगभग लगभग 60-70 देशों पर यह अधिकार के लिए था, 70 देशों पे प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष वाला जोड़िएगा तो 125 से अधिक देश है जिस पर वो राज कर रहा था, समझ सकते हैं। तो तेज था तब ना, समझ है कि नहीं है। तो इस तरह से ये अधिकार कर लेता था, राजा क्या होता था, हार जाता था, क्योंकि राजा अपने में लड़ते रहता था, समझ में कि नहीं है। चलिए अगला है कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और क्या बोले, किसके रिपोर्ट पे मने, वो बताए थे सेनापति जो था ना, यंग हस्बैंड था। देखिए कुशासन के रिपोर्टर नहीं देखता था कि रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्ट दिया रिपोर्ट से पता चला, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे। एक्चुअली था क्या कि जैसे राजा है, करता क्या था आपको बताते हैं। अब कैसे आरोप लगाता, राजा है, अब उसका जो मंत्री है वो उसके मंत्री को पहले फुसलाता था कि बता तो चला रहा है राज पूरा, तुम्हारे मंत्री के वजह से चल रहा है, केवल नाम का वो राजा, वो कोई काम करता है, तुम लोग नहीं रहेगा तो राजा बनने लायक नहीं है, ऐसा करो मेरा मदद करो, और जो ही उसको हम अपने मिलाएंगे तुमको राजा बना के रखेंगे। वो मंत्री क्या करता था, विरोध कर देता था, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो विद्रोह क्यों कर दिया मंत्री, तो राजा जो है मनमानी कर रहा है, समझ कि नहीं है। राजा मनमानी कर रहा था, मैसेज चला गया लोगों में, अंग्रेजों में, कि राजा जो है तानाशाह हो गया। अब मंत्री सब बोल रहा है। आज मान लीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इनका 10-15 को मंत्री अगर बोलना शुरू कर दे, नरेंद्र मोदी किसी का नहीं सुनता, अपना मन से करता है, संविधान को खराब कर रहा है, अगर उसी के पार्टी का लोग उसी का मंत्री बोलना शुरू करे, लोग में मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा, तब तो लग जाएगा संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कुशासन का आरोप लगेगा कि नहीं लगेगा। उस आधार पर कोई रिपोर्ट जांच के लिए नहीं बनाता था अंग्रेज, बस इसी तरह से मंत्रिया को फुसला लिया, समझा कि नहीं है, और फिर उसको जीत करके अब फिर उसी मंत्री में एक को राजा बना लेता था, रिमोट कंट्रोल वाला, समझ में कि नहीं है, रिमोट कंट्रोल वाला, ताकि जो कहेंगे वही सुनेगा। और तन को इधर उधर डिसमिस किया, चल साइड हो, दूसरा राजा बनेगा, समझ में कि नहीं है। इस तरह की उसकी पॉलिसी हुआ करती थी। चलिए अब देखिए डलहौजी की बात आई थी, तो याद रखिएगा डलहौजी के समय में ही शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच एक व्यक्ति का नाम था, उन्हीं के सिफारिश पर एक शिक्षा में सुधार के लिए समिति बनी थी 1854 में। तो कई बार सिर्फ ये वुड डिस्पैच व्यक्ति का नाम है, तो इसी व्यक्ति के अध्यक्षता में शिक्षा में सुधार करने के लिए एक समिति बनी थी। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि वुड डिस्पैच जो समिति थी इसका संबंध किस क्षेत्र से था, शिक्षा से, या वो डिस्पैच कब लाया गया था 54 में, वो डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया, डलहौजी के समय, ठीक है। ये समितियां हुआ करती थी, समझ रहे। चलिए अब देखिए डलहौजी के समय में ही पहली बार रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को, और ये 34 किलोमीटर तक चला था बम्बई से थाने के बीच। उसके बाद याद रखिएगा कि 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में ही इनाम कमीशन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य जो था ना भूमि कर रहित जागीरों का पता कर करके छीनना था। ये मैंने बुझा गया, इनाम दे करके छीन लेना। इनाम जो है ना एक व्यक्ति का नाम है, और इसके अध्यक्षता में कमीशन बना था, आयोग बना था। तो आयोग को ही इंग्लिश में कमीशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कमीशन बोलते, जैसे बीपीएससी, सी का मतलब क्या हो, कमीशन होता है ना, बिहार लोक सेवा आयोग, हिंदी में बोलते हैं आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन। तो क्योंकि इनाम नाम का एक व्यक्ति था, रिचर्ड इमाम करके था, तो उसी के अध्यक्षता में ना एक कमेटी बना था, समझ कि नहीं। हाँ इमाम नहीं, इनाम था, इनाम कमीशन, हाँ इमाम नहीं, इनाम कमीशन, ठीक है। तो इसी की अध्यक्षता में कमेटी बना था। ये कमेटी क्यों बना था, भूमि सुधार के लिए। भूमि सुधार क्या, सीधा बात है, टैक्स के लिए। अब हाँ टैक्स सुधार के लिए कहता है, सुधार के लिए, सीधा बात है टैक्स वसूलने के लिए। इसमें क्या रीज़न था समझिएगा।
जैसे कि राजा होता था ना, तो राजा क्या करता था, क्योंकि उस समय ना उतना नगद रुपया नहीं हुआ करता था जितना आप देखते होंगे। पूछिएगा दादी परदादी अगर जिंदा होगी, पूछिएगा तो कहेंगे कि जो उस समय में ना 2 रुपया में घर चलता था महीना भर, है कि नहीं। तो रुपया का वैल्यू था। तो आप समझ सकते हैं कि जो 100-150 वर्ष पहले की दादी हैं वो ये बात बोलती हैं, तो ये अंग्रेजवा ज़माना का हाल क्या होगा। तो इस ज़माना में रुपया का बहुत महत्व था, रुपया नहीं था। तो राजा जो हुआ करता था ना, वो राजा अपनी सेना को जब भर्ती करता था तो वेतन के बदले में ना जमीन देता था, रुपया नहीं दे पाता था, नगद वेतन नहीं देता था। वो जमीन उसको देता था कि जब तक आप है और आपका परिवार है, मतलब पत्नी, तब तक। जैसे पेंशन अभी क्या होता है, पेंशन तब तक मिलता है जब तक आप और आपकी पत्नी जिंदा है। तो उसी तरह से उसमें सेना को मिलता था जमीन। वो ज़मीन तब तक के लिए मिलता था जब तक सेना जिंदा है और सेना का पत्नी जिंदा है। फिर राजा उस ज़मीन को वापस लेता था, ठीक है। तो इस तरह जो भूमि सेना को वेतन के बदले में दिया जाता था, उस भूमि को कहा जाता था जागीर भूमि। क्या कहा जाता था? जागीर भूमि। तो जागीर भूमि मतलब समझ में आया कि सेना को नगद रुपया नहीं दे करके जमीन दिया जाता था वेतन के बदले, तो उसी भूमि को कहा जाता था जागीर भूमि। और फिर बाद में राजा मर गया, या फिर क्या कहते हैं राजा नहीं मरता, सेना मरता था। सेना मर गया, सेना की पत्नी मर गई, तो राजा फिर उस जमीन को अपने अधिकारी के द्वारा चिन्हित करके उसको मिल गया। नहीं, आप अपना मन में इन बात बैठा लिए हैं। अभी जो गांव घर तेरा बाप का जागीर है कि यही ना, यही वाला ना बात, यही ना बात बोलना चाह रहा है। क्योंकि जागीर के बारे में लोगों को पता नहीं है। कुछ बात ऐसा होता है जिसकी सच्चाई दूर तक नहीं होती है, लेकिन हम लोग पूर्वज जमाने से ढूंढते आते हैं। तो जागीर की ज़मीन छीना जाता था, ठीक है, बाद में जा कर के। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि कुछ राजा आलसी हुआ करता था, जो दे दिया तो अपना पड़ा हुआ है, समझ में कि नहीं, अपना चल रहा है, उसका बेटा जोत रहा है, पोता जोत रहा है, समझ रहे कि नहीं, भूल नहीं जाता था। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था जिसका लचर हुआ करता था उतना व्यवस्था नहीं देखता था, समझ कि नहीं है, तो अपना चल रहा है। तो अंग्रेज क्या किया, इसी को ढूंढना शुरू किया। आखिर वह कौन कौन सा राजा का सेना था जिसको जमीन मिला था, वो मर गया है, तो उसका बेटा पोता जोत रहा है, समझ कि नहीं है। जैसे कि राजा का तो छीन लिया, मान लीजिए जैसे वो राजा बताए थे ये है, उसका जमीन तो छीन लिया, वो तो किसी को जागीर दिया होगा कि नहीं होता। अब अंग्रेज क्या करेगा कि उस क्षेत्र का जितना भी जागीरदार है, उस सब जागीरदार का क्या करेगा, जमीन छीनेगा। तो यही जमीन छीनने के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम दिया गया इनाम आयोग, इनाम कमीशन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब देखिए ऑप्शन में शायद आपको दिया हुआ था लॉर्ड रिपन था क्या? हाँ है। अब देख लेते हैं लॉर्ड रिपन के समय में कौन कौन काम हुआ था। तो आप देखिए इसका कार्यकाल जो रहा ना 1880 से 84 रहा, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रिटिश पीएम ग्लैडस्टोन की सलाह पर 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। वर्नाक्यूलर एक्ट जो था ना, ये लाया जो गया था 1878 ईस्वी में लाया गया था, और जो प्रेस पर 1878 जो प्रेस पर लगाया गया था, किस पर लगाया गया था, प्रेस पर। प्रेस मतलब समझना समाचार पत्र पर, मीडिया पर लगाया गया था, सीधा समझिए। नहीं लगाया गया था, कौन लगाया था, लॉर्ड लॉर्ड मेयो का आयल होगा। मेयो को तो 72 में मियाँ दिया था, मार दिया चाकू, तो नहीं मार दिया था, तो लॉर्ड लिटन यही लगा दिया प्रतिबंध कि कोई भी पत्रिका सरकार के विरोध में नहीं छपेगी। अगर जो छपेगी तो जो संपादक होगा
उसका तो सबसे पहला नंबर जो जहाँ पर छपता है ना कारखाना, वो जब्त हो जाएगा। दूसरी बात, जो संपादक है उसका ज़मीन घर सब जब्त हो जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा अगर अंग्रेज़ के खिलाफ एक को लाइन लिख दिए तो। सीधा बात है, कुछ पत्रिका ऐसी हुआ करता था जो भारतीय लोग ना, भारतीय लेखक, भारतीय मान लीजिए कहानीकार, कवि, वो छापते थे राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए लोगों में। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि ये लिखेगा, राष्ट्रवादी भावना जग जाएगा तो लोग हमारा विरोध कर देगा। इसीलिए ना इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ना मीडिया को बोला कि एक भी लाइन मेरे हिसाब के मेरे विरोध में नहीं लिखिएगा, मेरे अनुसार लिखिएगा। और जो पत्र पत्रिका था कुछ, उसको बोला गया कि आप अगर छापते भी हैं तो सबसे पहले हमें दिखाया जाए कि आप क्या चेक करेंगे, पहले क्या छापे हैं, मेरे विरोध में जो ही होगा तो जब्त कर लेंगे। समझ कि नहीं है? अपना भाषा बदल लिया था, भाषा बदल लिया था, तो डर से बदल लिया। हाँ, समझ कि नहीं है? तो इस तरह से रोक लगा दिया गया। समझ कि नहीं है? तो अभी देख रहे हैं जितना मीडिया सरकार के विरोध में बोलता है तो उसका समाप्त कर देता अस्तित्व। बेचारा यूट्यूब पर कुछ बकर बकर कर रहा है, चैनलवे से निकलवा देता है कि मेरे खिलाफ नहीं बोले। और जो गुणगान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, दरबारी जो मीडिया है, वो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है कि नहीं? हाँ, एक जनवे करते पूछता है भारत, है ना गो, जानते हैं ना, पूछता है भारत। एक मीडिया वाला नहीं है, चैनल है, वो हमेशा हेडिंग देगा पूछता है भारत, और इतना भक्ति करेगा, इतना भक्ति करेगा कि मत पूछिए। भगवान और बताता है नरेंद्र मोदी को। हाँ, तो भगवान बोलता है, बोला कि राम मंदिर जो है ना उसके बगल में एगो माने मोदी मंदिर होना चाहिए। तो ऐसे कैसे? समझ है कि नहीं है? तो उस समय भी ऐसे हुआ। तो ये लॉर्ड लिटन जो था ना, ये प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जब प्रतिबंध लग गया तो क्या हो गया कि भारतीय लोग विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए उस समय भारत के लोगों में कितनी जागृति थी, कितना उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जज्बा था। प्रतिबंध लगा दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। अंतिम में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था ग्लैडस्टोन, जब रिपन बना ना, रिपन, तो उसको बोला कि पहले सबसे पहले वर्नाक्यूलर को हटा दो, नहीं तो भारत में हम राज नहीं कर सकते हैं, इतना आंदोलन तगड़ा होगा। लिखने दो जो लिखता है, सो अपना काम करते चलो। तो समझ जाइए कि उस समय के लोग अंग्रेजों को झुका दिया। और अभी का लोग देख रहे हैं कि मीडिया पर प्रतिबंध लग रहा है, हर चीज़ पर लग रहा है, तैयो लोगों को लगता है कि राम राज आ गया है। समझ कि नहीं है? राम राज में मीडिया वाला काम जो करता था ना, नाई किया करता था, धोबी किया करता था। देखे थे सीता पर लगा दिया आरोप एक धोबी, और उस धोबी के कहने पर सीता को जो है सो राम क्या कर दिए? छोड़ दिए थे ना। तो बताइए, तो छोड़ दिए थे ना। तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, 1881 में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई। नियमित दशकीय, नियमित का मतलब क्या? हर 10 साल पर। नियमित दशकीय का मतलब हर 10 साल पर जनगणना शुरू किया गया। लेकिन सबसे पहली बार अगर पूछेगा जनगणना कब शुरू हुआ? 1872 में। और किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, ये जनवरी महीना में लाया था जनगणना के लिए। और जनवरी में क्या कहता है, वो अफगानी था जिसका नाम था अफरीदी खां ऐसे करके नाम था, वो अफगान था। वो क्या कर दिया, चाकुए से ना लॉर्ड मेयो को मार के मेमिया दिया, मार दिया चाकुए से। अंडमान में क्या कर, चाकुए घोप करके मेयो को क्या कर दिया? मेमिया दिया। समझ कि नहीं है? याद रखेंगे, मेयो को क्या कर दिया और कब मेमिया दिया। ठीक है, और याद रखिएगा एक और गवर्नर जिसको गाजीपुर में गाड़ दिया। गाजीपुर कहाँ पड़ता? यूपी में। गाजीपुर में क्या कर दिए? गाड़ दिए। किसको? कार्नवालिस को। याद रखिएगा, जो गवर्नर यहाँ मरा है ना, कार्नवालिस। ठीक है, समझ कि नहीं है? तो गाजीपुर में गाड़ दिए। किसको गाड़ दिए? कार्नवालिस को। कब? 1805 में।
याद रखिएगा, ठीक है। 1805 में क्या कर दिए, गाजीपुर में गाड़ दिए। अब मेओ को कब, 72 में। समझ में आया कि नहीं है? एक याद रखिएगा, एल्गिन को धर्मशाला में अलगाई दिए, ठीक है। एल्गिन को धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में एल्गिन को क्या कर दिया, अलगा दिया। तो मेओ को मेमिया दिए, गाजीपुर में गाड़ दिए और एल्गिन को अलगा दिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई।